दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसके झा सर के द्वारा लिखा गया बुक प्रैक्टिस सेट, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसका हम लोग इसमें जीके और जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें आपके स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये देखिए एनटीपीसी का जो है कि लेवल 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके सारा लेवल पढ़ लें, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, जो कि फेज 1 का एग्जाम 28 दिसंबर से चालू हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और यह दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फ्रेंड 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन के अनुसार अगर हम कार्बन 14 डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल निकालते हैं, तो कार्बन 14 डेटिंग विधि से वो आता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और अगर एनसीईआरटी की मानते हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार यह 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग डील करेंगे और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 3000 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर 1802 ईस्वी में किया गया था। बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य दिसंबर 1802 में हुई थी और बसीन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। तो आप लोग याद रखेंगे बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, और दिसंबर भी याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन के लिए सेम ऑप्शन देकर उसमें जनवरी, फरवरी, नवंबर और दिसंबर ऐसे दे देता है। तो बसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मद्रास में बेद समाज की स्थापना कब की गई थी? तो मद्रास में बेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से श्रीधर नायडू ने किया था और यह 1864 ईस्वी में किया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 1864 ईस्वी। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और इस होम रूल लीग की स्थापना जो है कि कांग्रेसी की सहयोगी संगठन के रूप में की गई थी। और किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और कहाँ किया था? तो पुणे के बेलगांव में किया था। तो इस प्रश्न में है कि 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो यह होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो शिमला समझौता 1972 पर भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी फ्रेंड, यह शिमला समझौता कब हुआ था? यह 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों में शांति कायम करने के लिए शिमला समझौता हुआ था और इस पर हस्ताक्षर किया गया था भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक ग्लायपो यानी ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा युग्योन वांगचुक। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, सारा ऑप्शन लगभग सेम है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको याद रखेंगे, उग्योन वांगचुक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे एक कथन आर
एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कारण देखते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए इसमें हमको सही विकल्प चुनना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए इसमें दोनों सही है क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में ही मनाया जाता है और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ए गलत है लेकिन आर सही है, तो इसमें तो दोनों सही है। अब देखिए सी नंबर ए और आर दोनों गलत है, तो ए बी सी नहीं होगा तो होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में भी देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी में है ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण है कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, यानी कि इसके अनुसार ए आर की सही व्याख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। हाँ ठीक है, ये ठीक है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है। देखिए गलत है। आप लोग याद कर सकते हैं कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और भाग 4 में कितना 36 से 51, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक है। और यह जो अभी ऊपर का 3 ऑप्शन देखें ये सब इसके लिए सही है। और चौथा ऑप्शन जो है कि अपने आप परिवर्तनीय होते हैं, नहीं, इसे संसद परिवर्तनीय करती है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा है कौन सा गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। तो देखिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के नहीं प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के समरूप होता है। तो इसका यही ऑप्शन नंबर ए गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं कि आखिर सही है या नहीं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी था कि राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। ये सही है क्योंकि राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करता है जिसके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। सी है मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। हाँ होता है। जिस तरह अब तो नीति आयोग हो गया है केंद्र में, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जाता जब तक उसके पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। ये भी सही है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर गलत कौन है, ऑप्शन नंबर ए, यह प्रधानमंत्री के समरूप होता है। ब्लू मून क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि ब्लू मून क्या है। तो देखिए ब्लू मून हम उसे कहते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए महीने में आने वाला पहला पूरा चांद। ऑप्शन नंबर बी है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ऑप्शन नंबर सी है चांद का एक अन्य नाम और ऑप्शन नंबर डी है चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो देखिए ब्लू मून उसको कहते हैं कि महीने में दूसरे पूर्णिमा के दिन दिखने वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है। तो यानी कि एक महीना में पूर्णिमा 2 बार पड़ता है, प्रत्येक 15, एक बार अमावस्या पड़ता है और एक बार पूर्णिमा पड़ता है। 15-15 दिन पे पुनरावृत्ति होती है। तो महीने में दूसरा जो चांद दिखता है वह पूर्णिमा के दिन दिखता है और उसी पूर्णिमा के दिन दिखने वाले चांद को हम ब्लू मून कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, महीने में आने वाला दूसरा चांद। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है।
तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित है और यह कैसा रेगिस्तान है? अर्ध शुष्क। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन कौन सा केंद्रीय बैंक करता है? तो देखिए क्षेत्रीय बैंकों का नियंत्रण एवं नियमन या जो है कि नाबार्ड करता है। नाबार्ड की स्थापना जो है कि 1982 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग याद कर सकते हैं फ्रेंड कि क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण एवं नियमन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी का उद्देश्य है। यूएनडीपी का उद्देश्य है क्या है देख लेते हैं ऑप्शन। आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर सहयोग को प्रोत्साहन देना। और डी ऑप्शन है बाल स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करना। तो यूएनडीपी की स्थापना जो है कि फ्रेंड याद कर लीजिए 1965 ईस्वी में किया गया था और यह प्रति वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक जारी करता है जिसमें शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और आय को आधार बनाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में आर्थिक सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 22 मार्च जो है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में के प्रस्ताव पारित होने पर 1993 से प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वेंकटाद्रि पहाड़ी। तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में चित्तूर में स्थित है और यह तिरुमाला पहाड़ी या इसका तिरुमाला पहाड़ी का वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से, फिर यहाँ पे 15 अपवर्तनांक नहीं होगा 1.5 आप लोग कर लीजिएगा। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम से प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा? तो फ्रेंड इसके लिए एक फार्मूला है n बराबर λ1 बट्टा में λ2 और यहाँ पर जो है कि n का मान दिया है 1.5 अपवर्तनांक। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1.5 बराबर और λ1 का मान दिया है 6000। यहाँ करते हैं फ्रेंड देखिए 1.5 बराबर 6000 एंगस्ट्रम और हमको λ2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो है कि λ2 का मान हो जाएगा λ2 बराबर 6000 बटा में 1.5 इस तरह निकालेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 4000 एंगस्ट्रम। तो आप लोग इसमें एक सुधार कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न में 15 अपवर्तनांक नहीं 1.5 अपवर्तनांक होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड दिए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण है तो कार्य ज्ञात करें। तो आप लोग याद करिए कार्य W बराबर होता है FS cos थीटा और यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। तो cos थीटा
की जगह पर 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 में अगर किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वह 0 ही होता है। तो अगर बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण हो तो कार्य का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18। एक सरल लोलक आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण द्वारा दिया जाता है। समीकरण क्या है? y बराबर 3 sin 10t। तो हमको ज्ञात करना है इसमें n यानी कि आवर्त गति। तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, एक सार्वभौमिक फार्मूला होता है फ्रेंड, आप लोग याद कर लीजिए, होता है y बराबर a sin ओमेगा t। तो आप लोग याद देख सकते हैं इसमें क्या दिया है, y बराबर 3 sin ओमेगा t। तो यहाँ से जो है कि a का वैल्यू 3 है और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 10 है फ्रेंड। यहाँ पे लिखते हैं 10। है तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो आप देखिए याद कीजिए, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, और हमें को यहाँ पे यन ज्ञात करना है तो यहाँ से यन बराबर हो जाएगा ओमेगा बटा में 2 पाई, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ओमेगा का वैल्यू 10 है और बटा में 2 पाई। तो यन बराबर ओमेगा बटा में 2 पाई। तो उसमें ऑप्शन नंबर में देखते हैं किस नंबर में दिया है, तो 10 बटा में 2 पाई हर्ट्ज आवृत्ति का मान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? तो एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, यानी कि यह धारा के रूप होते हैं। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिया है, चार्ज का प्रवाह, वोल्टेज का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, विद्युत का प्रभाव। तो आप लोग देखिए चार्ज मतलब होता है आवेश, और जो है कि अब आवेश का ही तो गमन करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम याद कर सकते हैं, फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि यह बराबर m में, और हमको a का मान ज्ञात करना है तो a बराबर हो जाएगा F/m, और यहाँ से वैल्यू को पुट कर दीजिए। f का मान जो है कि 100 न्यूटन है बल, तो 100 न्यूटन और बटा में n 50 केजी है, और यहाँ से घटाते हैं यानी कि 2, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का ताप निर्देशक है, तो ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ के अणुओं की कुल ऊर्जा, पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, पदार्थ के अणुओं का कुल योग, और पदार्थ के अणुओं का औसत वेग। तो हमको यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि किसी वस्तु का ताप निर्देशक है, तो ताप निर्देशक मतलब अणुओं की गति, अणुओं की गति अर्थात गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा देखें किस में है, तो किस ऑप्शन में गतिज ऊर्जा, इसमें कुल ऊर्जा है, इसमें कुल योग है, इसमें औसत वेग है, गतिज ऊर्जा इसमें है ना। अगर किसी भी धातु रहेगी उसमें ताप ज्ञात करना रहेगा तो यानी कि उसमें आवेश का प्रवाह होना जरूरी है। जब आवेश प्रवाह नहीं होंगे तब तक वह तापमान मतलब उसमें ऊष्मा नहीं आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाता है? न्यूट्रल निष्पक्ष, क्षार, एसिड तेजाब, आयन। तो देखिए यह पीएच स्केल है, इसका इमीडिएटर होता है 7, अगर 7 से कम है तो एसिड,
और 7 से अगर यह ज़्यादा है तो बेस। तो आप लोग बताइए इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह तो 7 से कम है, तो 7 से कम रहेगा तो एसिड। तो अब देखते हैं न्यूट्रल निष्पक्ष क्षार आयन, देखिए एसिड तेजाब, एसिड दे दिया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर सी होगा, एसिड तेजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में क्या है। याद कर लीजिए, या तो इजी क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन दोनों से संबंधित है। तो यकृत के उपचार और अध्ययन संबंधित विज्ञान को कहा जाता है हेप्टोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखाई देता है। तो बादलों का रंग सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेरोजोइक इरा, पोलेओजोइक इरा, सेनोजाइक इरा, मेसोजाइक इरा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेसोजाइक इरा। इसमें जो है कि डायनासोर आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन नंबर, बाइल का स्राव कहाँ से होता है। तो बाइल का स्राव होता है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, आमाशय से, जिगर से, बड़ी आंत से, पित्ताशय से। देखिए बाइल का स्राव होता है यकृत से, और यकृत को ही कहा जाता है लीवर या फिर जिगर। कोई भी आएगा, आप लोग आंसर लगा दिएगा, इसमें कोई भी पूछ सकता है कि बाइल का स्राव कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी, जिगर से। तो यकृत भी बोल सकते हैं, लीवर भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है। एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है, केवल हार्ड ड्राइव की जानकारी स्थानांतरित करता है, या केवल हार्ड ड्राइव ये केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, या केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। बात तो दोनों सेम ही हो गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति के क्लीनर्स निम्न में से कौन है। मतलब प्रकृति को साफ रखने का कार्य कौन करता है। तो प्रकृति को देखिए उत्पादक करते हैं, नहीं, उत्पादक तो उगा देते हैं। कंज्यूमर करते हैं, नहीं। मांस बच्ची तो केवल मांस को खाते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विघटक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं फ्रेंड, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। लोलक की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति बराबर होता है 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में चक्करों की कुल संख्या को, या दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं फ्रेंड, यहाँ समझते हैं। देखिए 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से कितने बार मिलता है, 100 बार मिलता है। 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से 100 बार मिलता है। देखिए यह मान लीजिए कि यह क्या है, गोलक है जो कि दोलनी कर रहा है। यह गोलक हो गया। तो देखिए इसको अगर यहाँ से हम स्वतंत्र रूप से छोड़ें तो यहाँ जाएगा और पुनः फिर यहाँ लौट के आ जाएगा, तो इसको कहेंगे एक दोलन। तो अगर यह 100 बार मिल रहा है मध्य बिंदु से, तो यानी दोलनों की संख्या कितनी हो गई, 50। तो 100 सेकेंड में 50 दोलन। तो अभी तो हमने बताया है कि 1 सेकेंड में चक्करों की कुल संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 50 बटा में 100। इसको कटा देंगे, हो जाएगा 0.5, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.5 हर्ट्ज।
देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। अब जो है कि करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो 31वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद राजुला चिंताला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाबार्ड की स्थापना बताए थे हम इससे पीछे आपको कि 1982 में हुआ था। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नए अध्यक्ष के रूप में शामिल गोविंद राजुला चिंताला। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अजीत जोगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी का पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी था और यह छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी कि पहले मुख्यमंत्री कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के। चलिए आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पे रख दिया है? तो हाल ही में कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? तो केरल की पहली महिला डीजीपी श्रीलेखा बनी है। श्रीलेखा, आर श्रीलेखा, ऑप्शन नंबर सी। डीजीपी आर श्रीलेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म 1400 मीटर का बनेगा? अभी गोरखपुर स्टेशन सबसे बड़ा है। अब देखिए ये बोल रहा है कि अभी कहाँ बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हुबली स्टेशन पर। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। अगला हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया? तो ए पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने नया नक्शा राजनीतिक जारी किया जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39। सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने % दर्ज की गई है? तो देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -22.6%। हम इसको 23% आप लोगों ने सुना होगा अभी हाल में कि -23% चली गई जीडीपी, और इसका शुद्ध है 22.6%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक उर्जित आर पटेल है, जो कि पीछे भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये था एसके झा सर के बुक का सेट नंबर 1 का टोटल जीके और जीएस का पोर्शन। अगर आप लोग का इच्छा है कि नहीं मैथ और रीजनिंग को भी बताया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।